गुड मॉर्निंग बेटा। आई होप आप सभी ठीक होंगे। बेटा अब देखो ये होने वाला है कि जो जून है ना उसमें आपके जितना भी आपका सिलेबस हो चुका है उसका टेस्ट होने वाला है। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो आगे का वर्क है उसको थोड़ा सा ब्रेक दे के जो भी रिवीजन वर्क है, जो क्वेश्चन आंसर है, उनको हम आज से लर्न करना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में मैं जो आपको करवाने वाली हूँ वो है जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। उसके लेवल 1 के एमसीक्यूज समझेंगे हम कि उनका जो आंसर है वो ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने लेवल 1 के एमसीक्यू से। बारी बारी करते हैं सबको। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, के इन चारों में से कौन सी एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो पहली है ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। ए फोर्स कैन चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए बॉडी। और ए फोर्स कैन चेंज द डायमेंशंस ऑफ ए बॉडी। अब अगर देखो बेटा कि फोर्स जब हमने फोर्स के बारे में शुरुआत में पढ़ा था तो हमने बताया था कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट स्टेट को भी चेंज कर सकता है, उसके मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, और उसके डायमेंशंस को यानी कि उसकी लेंथ को, उसके ब्रेड्थ को। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई स्प्रिंग है ना। स्प्रिंग की मान लो ओरिजिनल लेंथ तो ये है, बाद में मैं स्प्रिंग को अगर मैं खींचती हूँ, स्प्रेड करती हूँ तो बड़ी हो जाती है ना, इसको प्रेस करेंगे छोटी हो जाती है, डायमेंशन भी चेंज हो सकते हैं। लेकिन बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। हमने कभी नहीं पढ़ा कि फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सी, के फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, देखो ध्यान से कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नीडेड टू पिक अप योर स्कूल बैग, कि अपना स्कूल बैग जब आप उठाते हो तो उसमें उसके लिए आप इनमें से कौन सा फोर्स यूज़ करते हो। तो बेटा अगर आप अपना स्कूल बैग उठाते हो तो उसके लिए आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हो ना, हाथों से उठा के बैग को अपने कंधों पे टांगते हो। तो जब भी अपने हाथ यूज़ करें तो अपने हाथों की मसल्स यूज़ करें ना बेटा हम। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स आ जाएगा, मस्कुलर फोर्स आ जाएगा। अगला है यू पिकअप योर बैग बाय मस्कुलर फोर्स। देखो बता भी दिया कि अपना स्कूल बैग हम पिक करते हैं मस्कुलर फोर्स का यूज़ करके। द मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो नोन एज, कि जो मस्कुलर फोर्स है उसका दूसरा नाम क्या है। तो जब हमने मस्कुलर फोर्स के बारे में पढ़ाई की थी तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो मस्कुलर फोर्स है उसका दूसरा नाम है बायोलॉजिकल फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स का दूसरा नाम क्या है बेटा, बायोलॉजिकल फोर्स है। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कि when a ball is dropped from a certain height the speed of the ball goes on increasing due to, क्या बोला कि अगर मान लो हम किसी हाइट से एक बॉल को छोड़ते हैं तो जो बॉल जब अर्थ के पास आती है, अर्थ की तरफ आती है, तो उसकी जो स्पीड है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है। तो किसकी वजह से इंक्रीज होती है, तो बेटा वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इंक्रीज होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, ए की वजह से यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉल की स्पीड इंक्रीज होती रहती है। पांचवा क्वेश्चन देखो बेटा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कौन से फोर्स का एग्जाम्पल है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, रिएक्टिव फोर्स है, फिर नन ऑफ दीज है। तो बेटा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इट विल, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहरी फोर्स काम नहीं करता है तो वो क्या करेगा। तो बोल रहा है मूव विद मोर स्पीड, कि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, या फिर उसकी शेप चेंज हो जाएगी, या फिर वो अपने आप ही ब्रेक इनटू पीसेस, वो टुकड़ों में टूट जाएगा, या फिर आइदर रिमेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या तो वो अपनी रेस्ट की स्टेट में और या फिर जो उसकी यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट है उसमें रहेगा। तो बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो उसकी जो स्टेट है रेस्ट की या फिर यूनिफॉर्म मोशन की जो स्टेट है वो चेंज नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है बेटा, व्हेन द ड्राइवर ऑफ ए फास्ट मूविंग कार सडनली अप्लाइज ब्रेक द पैसेंजर्स इन द कार। ये तो बेटा आपने खुद भी फील करा होगा। मान लो अगर आप बस में बैठे हो और बस वाला अचानक से ब्रेक लगा दे तो हम आगे की तरफ झुकते हैं ना। इसका आंसर आ जाएगा फॉल फॉरवर्ड, कि हम आगे की तरफ गिरते हैं। और देखो एट्थ है द इम्पैक्ट विच ए बॉडी कैन प्रोड्यूस ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, के बोला बेटा कि मास
और वेलोसिटी के कंबाइन इफेक्ट्स से जो इम्पैक्ट आता है उसको हम क्या नाम देते हैं? तो बेटा मास इंटू वेलोसिटी हमने पढ़ा था किसके बराबर होता है? मोमेंटम के बराबर होता है ना। तो इसका क्या आ जाएगा? 8th का ए आंसर आ जाएगा कि मास और वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट को शो करने के लिए जो इम्पैक्ट होता है उसको हम मोमेंटम नाम देते हैं। ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है। ब्लैंक स्पेस इज ए मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है उसको हम किस में मेजर करते हैं? तो बेटा उसको हम मेजर करते हैं उस ऑब्जेक्ट के वेट से, क्योंकि हमें पता है बेटा कि जो वेट होता है ना, वेट बराबर होता है m इंटू जी के। मास तो कांस्टेंट होता है, जो उसका g है यानी कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम किससे पता लगाते हैं? वेट से पता लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा बी, वेट। 10th क्वेश्चन देखो। मास डिफर्स फ्रॉम वेट बिकॉज, कि जो मास है वो वेट से अलग होता है। क्यों? बोल रहे वेट इज ए फोर्स वेयर एज द मास इज नॉट ए फोर्स। हमने पहले आपको बताया था कि जो ये वेट है ये क्या है? ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास m है। तो ये एक तरीके से फोर्स है ना। लेकिन जो मास है बेटा वो एक फोर्स नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, कि जो वेट है ना वो तो एक फोर्स है लेकिन जो मास है वो एक फोर्स नहीं है। ठीक है। 10th क्वेश्चन क्या आ रहा है। स्मूथ सरफेस हैज़ ब्लैंक स्पेस, कि जो बिल्कुल स्मूथ सरफेस होते हैं उनमें क्या होता है कि फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन कम होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, फिर होता ही नहीं है। तो बेटा स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है। जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना कम फ्रिक्शन होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है। 12th देखो। इफ़ टू इक्वल फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शंस देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी, कि अगर दो फोर्स हैं, ठीक है, एक बॉडी पे दो इक्वल फोर्स काम करें लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा? ये क्या निकलता है कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट अपने पास, इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है एफ फोर्स, उस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो होगा 0। हमने किया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रहे हो इक्वल और अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शंस, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक है बेटा। तो इसका आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा सी। फिर बोल रहे हैं ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट द बॉल स्लोज डाउन बिकॉज ऑफ। क्या बोल रहा है कि कोई बैटमैन है, क्रिकेट खेला, उसने क्रिकेट बॉल को हिट करा, तो जो क्रिकेट बॉल है ना वो जाके ज़मीन पे मूव करने लग जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली जाके वो अपने आप ही रुक जाती है। तो उसने बोला ऐसा क्यों होता है? तो हमने बेटा जब फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बार बार बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे मूव करता हुआ अपने आप जाके रुकता है तो वो अपने आप नहीं रुकता, वहाँ पे एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उस बॉल के या फिर उस ऑब्जेक्ट के रुकने के लिए, वो होता है एक अपोजिंग फोर्स जिसको कि हम नाम देते हैं फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा एक अपोजिंग फोर्स होता है जो कि उस ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकता है, इसीलिए जो बॉल है वो थोड़ी दूर चलने के बाद अपने आप ही रेस्ट में आ जाती है। ठीक है बेटा, ये समझ में आया। 14th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट रेस्ट्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ इज अप्लाइड, दिस फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। क्या बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, जैसे कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके ऊपर हमने है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही एक फोर्स अप्लाई करा है। तो ये जो फोर्स है ये क्या करेगा? तो बेटा ये हमेशा उसको एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब हमने करा था तो मैंने आपको बताया था फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के। अब मास तो उसके पास पहले से ही है, तो अगर हमने फोर्स अप्लाई करे है तो कुछ ना कुछ उसको एक्सेलरेशन हमेशा मिलेगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा ऑलवेज के फोर्स अप्लाई करने से उसको एक्सेलरेशन हमेशा मिलेगा। ठीक है, फिर बोल रही तो याद करने का है कि 1 टन किसके बराबर होता है? तो 1 टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम। ठीक है, ये तो याद करने का है। आगे देखो,
वट प्रिंसिपल इज यूज्ड इन ए न्यूटन स्प्रिंग बैलेंस, के न्यूटन्स की जो स्प्रिंग बैलेंस है उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज़ किया गया है। तो बेटा अगर हम देखें तो ये प्रिंसिपल ये है कि द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट पुलिंग इट एंड वेट डिपेंड्स अपॉन मास। क्या बोला कि स्प्रिंग का जितना एक्सटेंशन होगा यानी कि स्प्रिंग जितनी ज़्यादा बढ़ेगी वो डिपेंड करेगा कि स्प्रिंग के हमने कितना वेट पुल करवा रखा है, और साथ ही में जो हमारा वेट है वो डिपेंड करेगा मास के ऊपर। ठीक है, ये तो हमें पता है इतनी बात। तो फिर बोला विच ऑफ दीज इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, के इन चारों में से फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में से कौन सा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है, कौन सा फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो बेटा जो फ्रिक्शन है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये हम पहले भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। 19th क्वेश्चन देखो बेटा, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ब्लैंक स्पेस एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो देखो बेटा अगर वो मोशन में है तो पक्का उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी ना, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टेट को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो डायरेक्शन के साथ साथ वहाँ पे हमें स्पीड भी पता होना चाहिए कि इतनी स्पीड से वो मोशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। 20th क्वेश्चन है बेटा कि देयर इज वन फोर्स विच इज एक्सटेंडेड बाय ऑल मैटर्स ऑन ऑल अदर, विच फोर्स इज दिस, कि यहाँ पे एक ऐसा फोर्स है जो कि इस यूनिवर्स के हर मैटर्स के बीच में हर मैटर्स के बीच में लगता है, हर दो मैटर्स के बीच में लगता है। ये कौन सा फोर्स है। तो बेटा ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि इस यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, चाहे वो कितना ही बड़ा ऑब्जेक्ट हो और चाहे वो कितना ही छोटा ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, आगे देखो 20 देखो बेटा 21 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, के इनमें से सबसे वीक फोर्स कौन सा है। तो बेटा सबसे वीक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। सीजीएस सिस्टम के अंदर फोर्स की यूनिट क्या है बेटा, सीजीएस सिस्टम के अंदर फोर्स की यूनिट होती है डाइन। ठीक है, आगे है इक्वल फोर्स एफ एक्स ऑन आइसोलेटेड बॉडीज ए एंड बी एज शोन इन फिगर, द मास ऑफ बी इज 3 times दैट ऑफ ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सलरेशन ऑफ ए इज। क्या बोल रहा है कि कोई हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, उनके ऊपर हमने है ना सेम फोर्स लगा रखा है, लेकिन बोला क्या है कि जो बी का मास है ना वो ए के मास का 3 times है। तो आपको बताना है कि इनमें से एक्सलरेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको हम करके दिखाते हैं। देखो बेटा क्या बोल रहा है, हमसे बोला गया है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास। इधर देखो, अब एक ऑब्जेक्ट ये रहा, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, इस पे भी सेम फोर्स एफ लगा हुआ है, इस पे भी सेम फोर्स एफ लगा हुआ है, लेकिन ये बोला है कि जो बी का मास है ना वो ए के मास का 3 times है। ठीक है, अब देखो मेरे को पता है न्यूटन सेकंड लॉ से एफ होता है एम ए के बराबर। ठीक है, अगर मैं एफ निकालूँ ए पे, ठीक है, वो तो सिमिलर दे रखा है, ये हो जाएगा मास ऑफ ए है ना, और फिर एक्सलरेशन ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली हमें बी पे फोर्स लगा रखा है, एफ ही लगा रखा है, सेम फोर्स है, तो ये हो जाएगा मास ऑफ बी और एक्सलरेशन ऑफ बी। अब देखो क्या मैं एम बी की जगह पे 3ma रख सकती हूँ, क्योंकि हमें बोला गया क्वेश्चन में बोला बेटा देखो यहाँ पे कि मास ऑफ बी इज 3 times दैट ऑफ ए, यानी कि जो बी का मास है ना वो ए के मास का 3 times है। ठीक है, तो एफ जो कि एम बी ए बी यानी कि ए का बी का मास और बी का एक्सलेशन के बराबर होगा, तो वहाँ पे मैं बी की जगह एम बी की जगह पे 3ma रखूँगी यहाँ पे। तो एफ क्या निकल के आएगा भाई, 3ma इंटू ए बी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इस एफ, ये भी एफ है और ये भी एफ है, दोनों सेम है, सिमिलर फोर्स लगे हैं। तो अगर इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो, तो दोनों बराबर होंगे ना। तो अगर मैं देखूँ तो जो एम ए है ए वो 3ma और ए बी के बराबर होगा। एम ए से एम ए कटा, यहाँ से क्या निकल के आया कि ए जो है वो 3 times ऑफ ए बी है, यानी कि ए का जो एक्सलरेशन है वो बी के एक्सलरेशन से 3 times है। तो यहाँ पे आ जाएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन ऑफ ए इज 3 times दैट ऑफ बी, के जो एक ऑब्जेक्ट का जो एक्सलरेशन है वो बी के एक्सलरेशन का 3 गुना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा ए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो पूछना मेरे से बेटा दोबारा से। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं कि टोटल 50 है तो 25 करके करेंगे। अपनी 60 है, नहीं कितने हैं, 50 है तो बेटा 25 करके करेंगे। ठीक है, तो 23 तक समझ में आया। 24 देखो, ए कॉइन फ्लिक्ड अक्रॉस ए टेबल विल स्टॉप बिकॉज ऑफ, कि कोई भी मतलब कोई भी कॉइन है जिसको कि हमने एक टेबल पे फ्लिप करा है तो वो अपने आप ही स्टॉप हो जाता है। तो बेटा पता है अपने आप कोई ऑब्जेक्ट अगर रुकता है, अपनी स्टेट मतलब रुकता है तो फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। तो यहाँ पे किसका फ्रिक्शन हो जाएगा, टेबल का फ्रिक्शन हो जाएगा। तो टेबल क्या करती है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस को मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। तो आपको पता है बेटा कागज़ को, लकड़ी को तो करता नहीं है, किसको करता है, आयरन को ही करता है ना। तो इसका आ जाएगा आयरन। तो बेटा ये हमने लेवल 1 के 25 MCQs समझे हैं। बेटा इनको लर्न करना, आपके जून में 2 टेस्ट होने बेटा, चैप्टर नंबर 1 के, चैप्टर नंबर 2 के। तो उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना अभी से शुरू कर दो, हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने पेपर के अंदर। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ो। इन 25 क्वेश्चंस का आपका होमवर्क है, ये 25 क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं अच्छे से। ठीक है, बाकी काम हम बेटा आगे का कल करते हैं। थैंक यू।